1980 से 85 और 85 से 90। तो 7 5 ईयर प्लान 1985 टू 90, ठीक है, 1985 से 90। इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी जी, ठीक है। और यहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया गया, क्योंकि देखिए बढ़ती हुई आबादी 1971 के बाद जो है, 1981 के बाद जो है, वो पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो हुई, ठीक है। जब पॉपुलेशन तेजी से ग्रो होगी तो यहाँ पे जो अनाज है, फूड ग्रेन्स है, उनकी मांग, डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। जिसके लिए फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है, उसके ऊपर जोर दिया गया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज किया गया। अब देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेट है कि यहाँ पे खाना कमाने के लिए रोजगार की जो डिमांड बढ़ेगी, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज भी किया गया था, ठीक है। और काफी ज्यादा नौकरियां जो उस टाइम पे देखने को मिली थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में भी खुलेंगी, मगर अभी बात नेक्स्ट टाइम इससे अगले, मगर अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो खुली। इसमें हम बोलते हैं कि आईटी सेक्टर को भी डेवलप करने की बात की थी। कंप्यूटर भारत में आया इसी टाइम पे आया, 7th फाइव प्लान, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इनको, ठीक है, राजीव गांधी को, क्योंकि इनके टाइम पे ये चीज आई, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी को रेज किया गया। अब देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो हो चुकी, ठीक है। उससे जो है वो लगातार ग्रोथ देखने को मिली। एनुअल ग्रोथ जो है रेट वो 6% था, ठीक है, और वो बढ़ा भी 6% तक पहुंचा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा, मतलब पॉजिटिव वे में सही रहा हमारा 5 ईयर प्लान। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये ग्रोथ हुई ही, ठीक है। अब आ जाता है कि जब ग्रोथ तो हुई, मगर यहाँ पे 1991 का जो पीरियड है 1991 का, वहां पे एनुअल प्लान है। एनुअल प्लान क्यों है? क्योंकि उस टाइम आर्थिक तंगी, ठीक है, देखने को मिली थी भारत में। इसीलिए बोला जाता है, कहा जाता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा ट्रेडिंग होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें सिर्फ 4 दिन का पैसा रहा था, ठीक है। बहुत कम पैसा रहा था भारत की इकोनॉमी के पास कि भाई हमारे पास बैलेंस ही नहीं बचा था पैसे का कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, ठीक है, हम चीजों का आदान प्रदान कर सकें। तो इसलिए जो है वो ये एनुअल प्लान ही आया, यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा सारी चीजें, क्योंकि एक चीज और हुई थी, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। उससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, वो देखने को मिल रही है, ठीक है। कभी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर इनकी हुई, तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो अस्थिर देखने को मिल रही है, इसलिए जो हमारा एनुअल प्लान है, ध्यान रखिएगा, वो 8th प्लान जो है वो शुरू नहीं हो सका। अब क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सेंटर में थी, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थे करंट, ठीक है, इलेक्शन होने वाले थे, मगर उससे पहले ही उनको मार दिया। सो 1990 से 1992 के बीच में एनुअल प्लान ही देखने को मिला, ठीक है। तो ये 90 से 92 के बीच में कोई भी प्लान नहीं हुआ जिसमें एनुअल प्लान कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी थी, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उनकी लीडरशिप में एक 8th 5 ईयर प्लान देखने को मिला, ठीक है। सो 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखिए इसका टाइम पीरियड 1992 से 97, ठीक है। 92 के अंत में 97 तक 8th 5 ईयर प्लान चला। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि इसको हमने पूरा पढ़ना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान 8th में अगर हम बात करें तो फिस्कल रिफॉर्म्स की प्रोसेस हुई। अब देखो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए,
तो फिस्कल रिफॉर्म्स, पहले तो हमें जानना है कि फिस्कल क्या होता है, ठीक है। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियली वित्तीय संबंध, ठीक है, वित्त से संबंधित सुधार, ठीक है। फिस्कल का मतलब है वित्त से संबंधित सुधार, जो भी हमारा फंडिंग है, जो भी हमारी टैक्स सिचुएशंस है, ठीक है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो जो टैक्स है वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट। टैक्स तो गवर्नमेंट लगाएगी। तो जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं ये सरकार ने की, इसके ऊपर ध्यान दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म्स तो कर दिए गए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हो गया था। तो उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि फिस्कल रिफॉर्म्स ये करें, ठीक है, ताकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसा यहाँ इन्वाइट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। एफडीआई उसको बोलते हैं ना, आपने सुना होगा एफडीआई, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन जो दूसरे कंट्रीज हैं लाइक यूएस, जापान, जर्मनी, जो भी दूसरी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जैसे सोनी कंपनी है, फिलिप्स कंपनी है, ये जापान की है, वो यहाँ इन्वेस्ट करे, यहाँ पे खुद भी कमाए और यहाँ की मार्केट में हमें पैसा दे, वो टैक्स भी आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वो भी मुनाफा कमाएंगे, उनका नाम भी चलेगा, उनके प्रोडक्ट भी बिकेंगे, ठीक है। चाइनीज कंपनीज हैं, ठीक है, कोरियन कंपनीज हैं, कोरियन कंपनीज लाइक एलजी, सैमसंग, ये कोरियन कंपनीज, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल अनलिमिटेड, ठीक है। तो वो जो है वो कब शुरू हुए? जब एलपीजी रिफॉर्म का है, क्योंकि उनको जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, ताकि हम आपको जो है वो हमें आपको ये सुविधा देंगे, आप एक बार इन्वेस्ट तो करो, आप यहाँ पे आप भी पैसा कमाओ और हमारे यहाँ पे सुविधा जो तरीके से आप बिजनेस भी करो, ताकि हम भी पैसा कमाएं, आप भी पैसा कमाएं और लोगों को रोजगार भी मिले, आपका नाम भी चलेगा और हमारा काम भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये खासकर जो हमारी डेवलप कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया गया, क्योंकि वही कर सकती थी, वो पैसे वाली थी तो वो कर सकती। तो ये फिस्कल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इनिशिएट किए गए और उस टाइम पे सरकार किसके? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है और उन्होंने दूसरे जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसको बचने की कोशिश की उनसे, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस फेज में, इस दौर में 7.5% तक की वृद्धि देखी, ठीक है। ये किसमें? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो औद्योगिक विकास है वो 7.5% तक जो है वो बढ़ गया, ठीक है, काफी इम्प्रूव हुआ। तो इसका मतलब है कि जो राव मनमोहन सिंह मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 8th 5-year प्लान। राव मतलब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इसका बेस रखा था। एलपीजी रिफॉर्म्स के मास्टरमाइंड वही थे। मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर का रोल है कि पॉलिसी या फिस्कल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये चीजें देखने। तो राव मनमोहन मॉडल का बताया जाए, पूछा जाए कभी, तो कौन सा 5-year प्लान था? 1992 से 97, ठीक है। हालांकि इसमें भी इनकी मौत हो जाएगी पीवी नरसिम्हा राव की बाद में, लास्ट, ठीक है। तो चलो मौत तो होती रहती है, मगर ये जो है ये आपने इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रोथ हुई और काफी अच्छे हद तक हुई और कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट में, अब फिस्कल डेफिसिट भी एक टर्म है, आगे भी आएगी, ठीक है। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल तो मैंने बता दिया कि पैसे संबंध, ठीक है, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है। जब कभी भी आपको पैसे से संबंधित वित्त की कमी, मतलब वित्त की कमी देखने को मिले ना, फंडिंग की कमी देखने को मिले, पैसे की कमी हो, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमी की टर्म में, ठीक है। कभी भी ये टर्म आए तो पता लगना चाहिए हमें कि यहाँ पे पैसे की या आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही है, ठीक है। तो इकोनॉमी ग्रोथ तो अच्छी बढ़ी, मगर यहाँ पे एक साथ चीज और देखी गई,
फिस्कल डेफिसिट भी इम्प्रूव, मतलब पैसे की कमी दूर होने लगी। एक और आता है CAD, कैड बोलते हैं इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। एक तो आपने बैंक में देखे होंगे अकाउंट होते हैं कई तरह के, सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसे हम आप बोलते हैं ना अकाउंट खोलते हैं, आपको पता होगा, तो वो सेविंग अकाउंट ही होता है। ATM यूज करते हैं तो वो लिखता है कि करंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो आप शायद सेविंग के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है आपने ये चीज? यस सर। हाँ, तो वो सेविंग अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट पे क्या होता है, एक्चुअली इंटरेस्ट लगता है। जो भी आपका, माना कि आपने 50,000 अपने बैंक अकाउंट में रखा है जो कि सेविंग अकाउंट है, तो उसमें रखे रखे ही आपको कुछ परसेंट जो है 2.5, 3, 4% जो भी बैंक का रेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको, ठीक है। माना कि आपने 4-5 लाख रखा है तो उतना ही उसके हिसाब से परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। मगर जो करंट अकाउंट होता है इसमें जितनी मर्जी ट्रांजेक्शंस कर लो आप, ठीक है, जितना मर्जी पैसा रख लो, करोड़ों में रख लो, मगर इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये करंट अकाउंट है, आप जितना मर्जी पैसा इसमें ले सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो इसी के ऊपर इशू होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर होंगे। क्रेडिट कार्ड स्कीम तो आपके सैलरीड पर्सन को भी मिल जाता है कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो करंट अकाउंट होता है इसमें जिक्र नहीं है कहीं पे। जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ज्यादातर इसी अकाउंट को करते हैं ओपन। क्यों? क्योंकि पैसा बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे। आप जितना मर्जी निकालो, जितना मर्जी डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई पैसा कटेगा नहीं और ना ही वो पैसा देंगे, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट जो होता है एक सैलरी अकाउंट भी होता है ना, वो अलग अलग अकाउंट्स टाइप है। बट ये जो करंट अकाउंट है गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये मैक्रो लेवल पे बात हो रही है, माइक्रो लेवल पे तो बात हो ही नहीं रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं उसमें घाटा हो गया। अब देखिए बजट जब पास होता है तो बजट के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इतना अकाउंट में मतलब उतना जो है बजट पास किया कि इतने लाख करोड़ का बजट है हमारा, ठीक है। माना कि जब वो करते करते बीच में यूज करते करते उन्होंने तो पूरे साल की प्लानिंग बनाई है, मगर हो सकता है वो पूरा थोड़ी ना होगा, तो उसी को बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमने इतना पैसा रखा था मगर इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया और अब हमें उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जितना सोचा था बजट तो कम हो गया और खर्चे बढ़ गए, ठीक है। तो जो रिसिप्ट थी, जो मिले थे हमें, वो कम हो गया और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो होता है, ठीक है। जैसे माना कि हमारी सैलरी 50,000 रुपए है और हमारा खर्चा 60,000 हो गया इस महीने, तो 10,000 हमें उधार लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट कर दिया या तो खत्म हो गया और कुछ आकस्मिक मतलब वो पड़ गई, जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी, हमने खर्च दिया, तो हमें खर्च में चलाना तो है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो बहुत सारी स्कीम्स देखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया गया और वो इम्प्रूवमेंट भी हुई, ठीक है। और जो ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। अब धीरे धीरे जो 9th, 10th, 11th, 12th 5 ईयर प्लान है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो करने लगे, ठीक है जी। अब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको 9th 5 ईयर प्लान। देखिए 9th 5 ईयर प्लान जो है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कोई गैप नहीं आएगा इसमें, तो क्या आएगा 1997 से 2000, गैप कहाँ आया, 1967 से 69 गैप पड़ गया 3 साल। फिर गैप कहाँ पड़ा, ठीक है, फिर गैप पड़ा था 1978 से 80 और आरजीएसआई के टाइम पे, ठीक है, 1978 के टाइम पे पड़ गया, ठीक है, बीच में इमरजेंसी के बाद। फिर तीसरा गैप पड़ा 1991 जहाँ पे डेप्रिसिएशन हुई पैसे की। तो ये 3 ही गैप पड़े, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग। अब 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है आपने, क्योंकि ये प्लान्स पूछ लेते हैं जो 3-4 लास्ट के, ठीक है।
इसमें देखना मैं जो चीज लिखूंगा वो इम्पोर्टेंट। जैसे देखो, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ भी करनी है मगर साथ में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को भी देखना, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव, ठीक है। हमने विकास भी करना है मगर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ, मतलब सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना है। ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं जहाँ पे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। तो ये इसका मेन टारगेट, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी की जो 20 सूत्रीय फॉर्मूला था वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाया था, ठीक है। मगर यहाँ पे 9 5 ईयर प्लान में 1997 से 2002 प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो वो थे, वैसे तो वो थे बिहारी वाजपेयी बने थे थोड़े टाइम के लिए, और बीच में इंद्र कुमार गुजराल भी बने थे, ठीक है। तो ये है वो टाइम, और बीच में फिर 1999 से 2004 तक जो है वो हमारे वो ही रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इस टाइम पे देखने को मिला कि 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लोग, ठीक है। 7 जो मूलभूत, ठीक है, सेवाएं वो दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस किया गया, इसके ऊपर 7 बेसिक मिनिमम सर्विस, ठीक है। ये क्या है, देखिए इसमें आपका आ जाएगा, जैसे आपने सुना होगा पीडीएस। पीडीएस क्या है, आप जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोसाइटी में जाते हैं, आपको अनाज मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ी योजना एक तरह से आई, ठीक है। अब जिसको हम अंत्योदय के नाम से भी जानते हैं, टारगेटेड, ठीक है। तो ये सब 1997 में ही शुरू हुई है, 1997 जो सोसाइटी का सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे पहले नहीं था, छोटी-छोटी चीजें चलती थी, मगर यहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर कानून बन गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आई, जैसे प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, स्वच्छ पानी जल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। फिर पीडीएस को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। पीडीएस का मतलब समझेंगे ना आप, जैसे आप आज भी दीपू जाते होंगे तो आपको पीडीएस का मैसेज आता होगा फोन पे, ठीक है, मेल पे। पीडीएस का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें अनाज जो है वो टारगेटेड तरीके से दिया जाता है। टीपीडीसी भी होगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड का मतलब है जिसमें आप अंत्योदय भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप आईआरडीपी को इंक्लूड करते हैं, तो उनको अलग रेट से मिलता है राशन, उनको ज्यादा भी मिलता है और कम रेट में मिलता है। आई थिंक 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है और 3 रुपए किलो चावल मिलता है, ठीक है। आज भी पता है कि नहीं पता है, तो पता होगा, गाँव में रहते हैं आप सारे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। और नॉर्मली अगर आप एपीएल और बीपीएल फैमिलीज, पता है ना, राशन कार्ड एपीएल बीपीएल के होते हैं, तो एबव पॉवर्टी लाइन है तो आपको पैसे मिलते हैं नॉर्मल, और अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और महंगा होगा, ठीक है। और अगर आप बीपीएल में आते हैं तो आपको वो बहुत चीजें सस्ती देखने को मिलेगी। अंत्योदय तो उससे भी सस्ता है, राशन फ्री का ही होता है लगभग, ठीक है, थोड़ा पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज है जो कि काफी सही तरीके से चलाएगी, ताकि कोई कल को भूखा ना रहे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकता है, तो इतना तो जुटा ही सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिसी है फिस्कल कंसोलिडेशन की, वो की गई, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, ठीक है, इनको, और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन एम्पावर, महिला सशक्तिकरण, और जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, समाज में, उनके ऊपर फोकस करने की बात की, ठीक है। तो ये था जिसमें ये चीजें देखी गई। और पॉजिटिविटी में ये रहा कि यहाँ स्कीम्स भी चले, ठीक है। जैसे सन 2000 में 25 साल हो गए अब उसके, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोड वगैरह बनाए उसने, ठीक है, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सुना होगा आपने,
ठीक है। स्वरोजगार योजना 1919 में स्वरोजगार, ठीक है, योजना, स्वरोजगार योजना होगी, ठीक है। इसके अलावा सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनका बोर्ड तो आज भी मिलता होगा आपको गांव-गांव में, ठीक है, और आज तक चली हुई है ये योजना, ठीक है। स्वरोजगार योजना में मैं आपको बताऊं तो इसमें शहरी विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना में अंतर्गत आपको एक सुनते होंगे, आपने सुना जरूर होगा, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं को ग्रामीण, ठीक है, स्तर पर जो है वो जोड़ना, ठीक है। स्वयं सहायता समूह सुने हैं, ये हिमाचल में भी काफी एक्टिव रहते हैं ये, ठीक है। तो वो इसमें आती है सारी, ठीक है। स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं सशक्त करना है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो अपना जो भी उनकी कला है, जो भी वो अपने ग्रामीण लेवल पे बनाएंगी वो उनके बेच सकती हैं, जायका उसको फंडिंग भी करता है, बहुत सारी चीजें। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिली। नेक्स्ट आता है 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले मोटा मोटा पूरा बता दूं इसके बारे में। 10th 5 ईयर प्लान, अब ये कब तक होगा? 10th 5 ईयर प्लान क्या टाइम रहेगा इसका? सॉरी, 2002 से 2007, कोई गैप नहीं है। हाँ, पहले तो 97 से 2000 था, अब 2002 से 7 था। 10th 5 ईयर प्लान का जो मेन टारगेट था, यहाँ पे टारगेट जो है इसका वो है जीडीपी 8% से ग्रो हो, जीडीपी को 8% तक ग्रो करना है, ठीक है। अब देखिए जो 10th प्लान है एम कर रहा है 8% जीडीपी, जो आज की जीडीपी है वो भी लगभग 8% के आसपास ही ग्रो करती है। तो ये हमने 2002 के 2007 के प्लान में प्रधानमंत्री उस टाइम पे वही थे, बाद में 2004 में बने प्रधानमंत्री। जीडीपी 8% पे ग्रो करें, ठीक है। इसमें जो है वो कहीं न कहीं ये टारगेट रखे गए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.5% तक ग्रो भी की, जो टारगेट था उसके आसपास पहुंचे भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो 9th 5 ईयर प्लान था उसकी सक्सेस को आगे बढ़ते हुए देखा, ठीक है। और इसमें जो है वो एक तरह से फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट रखा है, ठीक है। शीघ्र करना है और समावेशी विकास करना है। देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी का मतलब जिसमें सभी का आवेश हो जाए, ठीक है, जिसमें जो है वो सारे एक तरह से इंक्लूड हो जाए। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूजन ऑफ ऑल, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही लोग जो है विकास कर रहे हैं, बाकी जो है वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो समाज के कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं। तो इसमें इनको भी देखना है कि एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम, उनको भी ग्रो करना है, ठीक है। तो फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 10th 5 ईयर प्लान में वो भी देखना है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड, ध्यान रखना, बाकी तो चलो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान ये आया आपका 2007 से 12, ठीक है, 2007 से 12। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी जो ग्रोथ रेट है 11th 5 ईयर प्लान में वो लगभग 8% के आसपास रहा, ठीक है। और 2007 से 12 के बीच में बहुत सारी हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं 2005 में जो बनी थी वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दी,
ठीक है। और इस स्कीम में 2009 में राइट टू एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट हुई 2009, ठीक है। बोलने का मतलब है यहाँ पे हमारा हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड और एजुकेशन, इस सब के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। और फोकस करना ही पड़ना था क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ भी हुई है, सारी चीजें, एग्रीकल्चर को भी ग्रोथ कर लिया है, ये कर ही रहे हैं। हालांकि वो धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि सर्विस सेक्टर बढ़ गया, सेवा सेक्टर, ठीक है। सेवा क्षेत्र, लोग नौकरी करने को विचार में रहने लगे, ज्यादातर नौकरी ही करने लगे। और आज भी कोई ट्रेंड है, ठीक है, कि नौकरी ज्यादा करती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो नौकरी की तरफ हमारा खिंचाव ज्यादा रहता है, ठीक है। मगर यहाँ पे बोला जाता है कि नौकरी ही एक सोल्यूशन है, ठीक है। आपको कुछ अपना सेल्फ रिलायंस के लिए अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, अपनी कोई और एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लाइक आप एग्रीकल्चर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं मगर वो डिपेंड करता है हर एक आदमी के ऊपर। नेक्स्ट आता है 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान जो है ये देखने को मिला लास्ट में 2012 से 17, मगर ये बीच में ही खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों खत्म हुआ था? क्योंकि 2014 में जब गवर्नमेंट बन गई थी बीजेपी की, मोदी जी का पहली बार, तो उन्होंने इस चीज को ड्रॉप करने की सोचा, ठीक है। उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन इसको खत्म कर दिया जाए, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। प्लानिंग कमीशन जो बनाता है ये 5 ईयर प्लानिंग वगैरह ये नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर नहीं बनी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बीच में ही कोलैप्स होगी, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो भी टारगेट वगैरह थे वो बीच में ही कोलैप्स हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सितंबर 2017 में सितंबर 2014 में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब आगे प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो है इसकी जगह क्या बनेगा? नीति आयोग। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्वालिटी। तो जो नीति आयोग है इसका क्या काम है? सेम वही काम है बट इसके अप्रोच में फर्क है, ठीक है। इनका मानना है कि नीति आयोग क्यों बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया, ठीक। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने का एक ही मकसद था, जो प्लानिंग कमीशन है यहाँ पे बड़े लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, और वो फिर नीचे इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। मतलब सरकारें आपस में बात करती हैं और सरकार नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं और बाकी के जो जितने भी राज्यों के सीएम उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि वो आपस में ही डिसाइड करते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच करेगा, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे पहले जानेगा कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें डाटा को कलेक्ट करके फिर उसके ऊपर विचार करेंगे और इसको नाम दिया थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब ये पॉलिसीज को बनाने के लिए एक विचार करने वाला इंस्टीट्यूशन बनेगा, ठीक है। जो कि फुल फॉर्म भी इसकी बताता है, ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म नीति आयोग। जो इसके एक्स चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन बोलते हैं जिसको पदेन अध्यक्ष, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो आपका प्लानिंग कमीशन हो, चाहे वो आपका ही, ठीक है। चाहे वो प्लानिंग कमीशन था वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके लिए ना तो संविधान में कोई प्रावधान है, ना ही कोई पार्लियामेंट में कानून बनाया गया, इसलिए ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और ये क्वेश्चन आया था पिछली बार क्वेश्चन, ठीक है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, ठीक है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है संवैधानिक निकाय। संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल है, कोई प्रावधान है? नहीं, ठीक है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की है इसके लिए,
तो संविधान संशोधन नहीं हुआ। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसके लिए प्रॉपर कानून बनाया गया, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने साइन किए तो वो एक एक्ट बना। ऐसा एक्ट नहीं बना है इसके लिए। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीज नहीं है, मगर इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सरकार ने चाहा, सरकार की मर्जी थी तो उसने बना दी, ठीक है। जो पावर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं लिखा हो वहां पे, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो कार्यकारी है उन्होंने इस निकाय को स्थापित किया है, ठीक है। या तो फिर इसको एडवाइजरी बॉडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये इसका काम सिर्फ एडवाइस करना है, वो बात माननी है कि नहीं माननी है ये गवर्नमेंट की मर्जी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने जैसे ना माने। जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन भी एडवाइजरी बॉडी है मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो एडवाइस करता है वो सारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट माने ना माने वो उसकी मर्जी है, मगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके लिए संविधान में एक प्रॉपर आर्टिकल है, ठीक है। अनुच्छेद है 280 फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। तो उसको भी डिटेल से देखेंगे फाइनेंस कमीशन को कि भाई क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। वो इकोनॉमी का हाँ जी सुमन के डॉक्टर सुमन के चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। मैं चेयरपर्सन पूछ रहा हूँ और मेरे को पता है कि आप सुमन बेरी बोलेंगे। चेयरपर्सन का मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, तो वो तो प्रधानमंत्री होगा ना, जो भी होगा वही एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होगा। इसके लिए कोई अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा, अलग से कोई चुनाव नहीं होगा, चुना नहीं जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही चेयरपर्सन, ठीक है, वही अध्यक्ष होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट बोले, ठीक है, अध्यक्ष बोले, चेयरपर्सन बोले कुछ, मगर आप जो बोल रहे हैं वो है वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वाइस चेयरमैन, क्लियर है। और वो है डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। ये है एक पोस्ट सीईओ की भी होती है, बाकी मेंबर्स भी होते हैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर, ठीक है। मेंबर्स को याद रखना जरूरी है, बट सीईओ को याद रख सकते हैं। ये भी इनका नाम कुछ वैसे तो साउथ इंडियन ही है वो नाम का, मैंने देखा भी था, अभी भी याद पीछे जैसे अभी नाम याद नहीं आ रहा। सीईओ सुब्रमण्यम ऐसे ही है, ठीक है। तो वो भी याद रख सकते हैं। वैसे हालांकि ये ज्यादा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सुमन कुमार बेरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीईओ भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं आप सीईओ कौन नीति आयोग के, तो वो मिल जाएगा नाम। ऐसे ये कुछ सुब्रमण्यम, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम होगा। पॉवर्टी, ठीक है, एंड पॉवर्टी के बाद होगा अनएम्प्लॉयमेंट,